कुछ सुनती हैं, आँखें कुछ कहती हैं, धड़कन कुछ सुनती हैं, रह जाते हैं बस कदमों के निशान, परवाज़े निस्वा, परवाज़े निस्वा, परवाज़े निस्वा, परवाज़े निस्वा। आदाब नाज़रीन, हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम परवाज़े निस्वा में आपका खैर मक़दम है। आज हम आपकी मुलाकात हिंदुस्तानी सिनेमा की एक मशहूर व मारूफ शख्सियत से कराएंगे। हिंदुस्तान की तारीख़ में जिन ख़वातीन के नाम उनके कारनामों के सबब सुनहरे हरूफ से लिखे जाने के लायक हैं, उनमें एक मुमताज़ नाम शौकत आज़मी का है। शौकत आज़मी हिंदुस्तानी सिनेमा का एक सदाबहार किरदार है जो पर्दे पर अपनी सलाहियत, मेहनत और बेहतरीन कारकर्दगी के सबब तवील अरसे तक छाई रहीं। सिनेमा में मुकाबला आराई, एक दूसरे से आगे बढ़ जाने और देर तक जादू कायम रखने की ख्वाहिश के दौर में अपना लोहा मनवाना शौकत आज़मी की शख्सियत का ही काम था। शौकत आज़मी की शख्सियत के कई पहलू हैं। वो एक बेहतरीन अदाकारा, नामवर फनकारा और फ़ाल समाजी का रुकन हैं। शौकत आज़मी रियासत हैदराबाद के एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान में पैदा हुईं। उनके वालिद मुहतरम एक बहुत ही रोशन ख़याल इंसान थे। मेरी माँ से जब शादी हुई अब्बाजान की, तो अब्बाजान वहाँ यूपी से आए थे, मतलब ये दिल्ली के नज़दीक से। तो स्टेशन पर आकर अब्बाजान ने मेरी माँ का बुर्खा उतार के सूटकेस में बंद करके सूटकेस उधर फेंक दिया था। शौकत आज़मी जिस मिजाज की थीं, उन्होंने उसी तरह के शौक और फिक्र रखने वाले एक शख्स से शादी की। इस शख्स को दुनिया कैफी आज़मी के नाम से जानती है। कैफी आज़मी उस वक्त के उर्दू के अहम शायर की हैसियत से मशहूर हो चुके थे। अपनी इंसानी दोस्ती और हुब्बुल वतनी के बेपनाह जज्बे की वजह से वो मकबूल हो चुके थे। उनकी जानी मानी नस्म औरत ने एक न मिटने वाली छाप छोड़ी। कल्बे बाहौल में लर्जा शररे जंग है आज, हौसले वक्त के और जीस के यकरंग है आज, आप गीनों में तपा वलवलाए संग है आज, हुस्न और इश्क हम आवाज और हम आहंग है आज, जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। जिंदगी जेहद में है सब्र के काबू में नहीं, नब्ज़े हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, उड़ने खुले में है नखत कमे गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। कदर अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझमें शोले भी है बस अश्क पेशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। मैं आपसे बता नहीं सकती, उस नज़्म ने ही मेरे अंदर इतना असर पैदा किया था कि मैं कैफी की तरफ तवज्जो करने लगी थी। और मैंने ये सोचा था कि ये आदमी जो इतने बरसों पहले की नज़्म और ऐसी नज़्म जो कि औरत के हक़ में है, तो मैं
कैफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा मेरे दिल में मोहब्बत पैदा हो गई थी, और उसके बाद ही हम एक दूसरे से करीब तर होते गए थे। शौकत आज़मी और कैफी आज़मी को फिक्रो ख्याल की एक नीयत और जज्बात की यकसानियत ने इश्क के सुनहरे बंधन से जुड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ये बंधन कच्चा साबित नहीं हुआ, ये महज जवानी का नशा नहीं, बल्कि ऐसी मजबूत डोर थी कि खानदान की मुखालिफत और जमाने की गर्दिश उसे ढीली ना कर सकी। उन दोनों की मुलाकात 1947 में हैदराबाद के एक मुशायरे में हुई थी। मैं पहली बार हैदराबाद में मिली। हाँ, अख्तर भाई जो मेरी बड़ी बहन रियासत आपा थी, तो उनके शौहर ने उन लोगों को इनवाइट किया था अपने घर पे, और वो बॉम्बे से आए थे। हाँ, रात को मुशायरा था, तो मैं बहुत बन ठन के और अपने दुपट्टे जो खुद रंगती थी वो पहन के मिली। आपजान ने मिलाया, ये मेरी बहन है। और जब मुशायरा ख़त्म हुआ तो सारी लड़कियां कैफ़ी के पास पहले मक्खियों की तरह उनसे मिले और हाथ मिलाया और बहुत उनसे साइन लिए, ये किया। तो फिर जो है सरदार जाफरी की तरफ लड़कियां हुई, और इस तरीके से मुझे जो है कैफ़ी ने इग्नोर किया, क्योंकि एक तो मैं बहुत नखरे पिट्टी थी और बहुत ही अपने को सजा के देखती हुई आ रही थी। तो वो शायद मेरी तरफ झुके थे और मैं वहाँ से निकल गई थी, तो वो ज़रा नाराज़ हो गए थे। जब मैंने कैफ़ी की तरफ अपना ऑटोग्राफ बुक बढ़ाया, तो कैफ़ी ने इस कदर मस्खरेपन की नज़्म लिखी, वो शबाना सुनाएंगी। दरअसल किस्सा ये हुआ था कि जब मुशायरा ख़त्म हुआ तो कॉलेज की लड़कियां कैफ़ी आज़मी, सरदार जाफरी और मजरू सुल्तानपुरी की तरफ मक्खियों की तरह चिपक गई। तो शौकत कैफ़ी ने एक तायराना नज़र कैफ़ी पर डाली और सरदार जाफरी की तरफ मुड़ गई और उनसे ऑटोग्राफ ले लिया, क्योंकि बाकी की लड़कियां सब कैफ़ी आज़मी से ऑटोग्राफ ले रही थीं। फिर जब लड़कियां ज़रा हट गईं तो फिर उन्होंने काफ़ी खुद एतमादी के साथ अपना ऑटोग्राफ बुक कैफ़ी साहब की तरफ बढ़ाया और कहा कि इसमें शेर लिख लीजिए। तो कैफ़ी साहब ने एक बहुत मुहम्मल शेर उसमें लिखा। वो इस तरह का था, वही अब्रे झाला चमक नुमा, वही खाके बुलबुले सुर्ख रू, ज़रा राज बन के महन में आओ, दिल घन टट्टुन तो बिजली कड़ के घुन, तो फबन झपट के लपन में आओ। इस तरह की कोई इंतहाई मोमल शेर उसमें लिख दिया था। तो मम्मी बहुत बुरा मानी कि उन्होंने कहा कि मेरी फ्रेंड ज़किया की ऑटोग्राफ बुक में इतना अच्छा शेर लिखा और मेरे लिए इतना ख़राब शेर आपने क्यों लिखा। तो कैफ़ी साहब मुस्कुराए और उन्होंने कहा, आपने पहला ऑटोग्राफ सरदार जाफरी से क्यों लिया? टिंग 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 टिंग, सब घंटियाँ बजने लगी एंड दैट वाज द बिगनिंग ऑफ देयर रोमांस। तो मैं बहुत खफा हो गई, क्योंकि इस कदर बुरा शेर लिख दिया था। कैफ़ी आज़मी साहब से शौकत आज़मी की पहली मुलाकात नहायत दिलचस्प रही, बिल्कुल जैसे कोई फिल्मी कहानी में कोई मोड़ हो। रफ्ता रफ्ता दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ी, लेकिन शौकत आज़मी एक बहुत अमीर ख़ानदान से थीं, जबकि कैफ़ी साहब उस वक्त जद्दोजहद कर रहे थे ज़िंदगी की। ऐसे में दोनों की शादी होना और दोनों के ख़ानदान का इस शादी के लिए तैयार हो जाना, और ख़ास तौर से शौकत आज़मी के ख़ानदान वालों का इस शादी के लिए तैयार हो जाना, यकीनी तौर पर इस वाक़े में भी शौकत आज़मी एक हीरोइन बनकर उभरी और उन्होंने अपने ख़ानदान को इसके लिए राज़ी कर लिया। कैफी आज़मी की शायराना सलाहियत से शौकत इस दर्जे मुतासिर हुई कि उन्होंने जिंदगी भर कैफी के साथ रहने का फैसला कर लिया। वो कैफी के नगमों में इस तरह खो गईं कि उनकी जिंदगी की ये आरजू बन गई कि कैफी उन्हें अपनी गजल बना लें।
दो दिलों का ये रिश्ता एक नाजुक मोड़ पर पहुंच गया। घर में जो मम्मी के भाई थे और बहनें थीं, वो कैफ़ी साहब के बहुत ख़िलाफ़ हो गई थीं, क्योंकि मामी की मंगनी किसी और से हुई भी थी। लेकिन कैफ़ी साहब और शौकत ख़ानम का इश्क हो चुका था। जब तक ऐसा एक वक्त आया जब मम्मी पे बहुत सारी पाबंदियां लगने लगीं और उनके बहुत सारे ख़त कैफ़ी साहब तक नहीं पहुँचे। कैफी आज़मी के दिल में एक तूफान बरपा हो गया और उन्होंने जज्बे की शिद्दत को पेश करने के लिए अपने खून की रोशनाई से उन्हें खत लिखा। वो ख़त देख के मम्मी बिल्कुल पगला गई और अपने अब्बाजान के पास गई और उन्होंने वो खून से लिखा हुआ ख़त अब्बाजान को दिखा दिया। तो और कहा कि मैं सिर्फ कैफ़ी से शादी करूँगी और वरना किसी से भी नहीं। तो अब्बाजान ने वो ख़त देखा और मुस्कुराया और कहने लगे कि बेटे, ये शायर लोग बड़े रोमांटिक होते हैं, ये लिखेंगे कि मैं अपने खून से आपको ख़त लिख रहा हूँ, हालांकि हकीकत में वो एक पेड़ के नीचे लेटे ठंडी ठंडी हवा खा रहे होंगे और बकरे के खून से ये ख़त लिख रहे होंगे। खैर, मैं आपको कैफ़ी साहब से मिलाने के लिए बम्बई ले जाऊँगा बिना किसी को घर में बताए हुए। फिर आप जाके तय करिए, कम्यून में वो रहते हैं, आप नाज़ों से पली हुई हैं, आप जाके देखिए कि उनकी ज़िंदगी कैसे, और उसके बाद आप तय करिए कि आप उनसे शादी करेंगे कि नहीं। आप सोचिए कितनी प्रोग्रेसिव बात, आज से तकरीबन 60 साल पहले की बात है, शायद उससे भी पहले, कि वो अपनी बेटी को बम्बई ले गए। बॉम्बे शहर लेकर आए और उन्होंने कहा कि मैं वहाँ तुमको ले जाऊँगा और तुमको कैफ़ी को करीब से देखना पड़ेगा, उसके बाद अगर तुम उस लड़के को पसंद करोगी तो मैं तुम्हारी शादी वहीं कर दूँगा। तो ये कितनी बड़ी अब्बाजान की बात थी। तो उन्होंने मुझे मिलाया और जब पूछा कि अब कैसे लगते हैं तुमको कैफ़ी आज़मी, तो मैंने कहा कि मैं सिवाय कैफ़ी के किसी से भी शादी नहीं करूँगी, आप मेरी शादी यहाँ कर दीजिए। तो अब्बाजान ने एक ही दिन के अंदर सब हमारे पार्टी के लोग जमा हो गए और मेरी शादी हो गई। हैदराबाद के एक बड़े घराने से आई शौकत को शादी के बाद काफी तंगहाली में रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। कैफी का साथ उन्हें किसी भी दौलत से ज्यादा अजीम था। बिल्कुल, मतलब हमारे पास पैसे नहीं होते थे। जो कैफ़ी को 50 रुपए मिलते थे, जिसमें से कि वो अपनी सिगरेट पीते थे और 30 रुपए खाने के देते थे। तो मेरे लिए कैफ़ी ने सुबह उठ के और 5 रुपए रोज़ के ऊपर एक वो मजमून लिखते थे। तो इस तरह 100-150 रुपया मेरे लिए कमा लेते थे। अपने हालात की परवाह ना करते हुए वो समाजी मसाइल पर गौर व फिक्र करती थीं। अपनी दिलचस्पी की बिना पर इप्टा के साथ जुड़ी और पृथ्वी थिएटर के भी कई नाटकों का हिस्सा बनी। मैंने उन्हें थिएटर में देखा है, स्टेज पे 20 कैरेक्टर हूं, लेकिन अगर शौकत कैफी है तो आपकी नजर हट नहीं सकती। जो स्टेज का प्रेजेंस, जो पावर, जो कंट्रोल थिएटर का, अनबिलीवेबल। मैं उनको थिएटर की एक बहुत ही बड़ी फनकार मानता हूँ। मम्मी हमेशा अपने रोल्स पे बहुत मेहनत करती थी। उनका ये मानना था कि एक्टर को अपने डायलॉग पूरी तरह से याद होने चाहिए। मुझे याद है एक प्ले था सज्जन का पगली, जिसके डायलॉग वो कहीं भी रटने की कोशिश करती थी। तो जैसे कि अगर धोबी हिसाब ले रहा है तो उसके बीच में वो उठो गिरे वो बम के गोले करके कहीं भी कहने लगती थी। एक बार ऐसा हुआ कि वो किचन में थी और वहाँ उन्होंने ये डायलॉग बोलना शुरू किया। तो हमारा जो खानसामा था वो डर के खिड़की कूद के भागा और उसने कहा मीम साहब पागल हो गई हैं।
तो मैं बहुत छोटी सी थी, शायद 9-10 साल की थी, और मैं भागते हुए अब्बा के पास गई रोते हुए, और मैंने कहा मम्मी जो है वो पागल हो गई हैं। तो अब्बा ने मुझे समझाया कि नहीं बेटे, वो पागल नहीं हुई हैं, वो अपने रोल पे बहुत मेहनत करती हैं। दरअसल उनके पास सिर्फ 10 दिन हैं ये प्ले तैयार करने के लिए। तो आपको तो इस बात पे फ़ख्र करना चाहिए कि आपकी मम्मी इतनी मेहनत करती हैं और उनकी मदद करनी चाहिए। तब जाके मुझे इत्मीनान हुआ कि मेरी माँ सचमुच पागल नहीं हुई। 10 दिन के बाद जब उस प्ले में महाराष्ट्र के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मम्मी को मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने ही तो उनकी मदद की थी जिसकी वजह से उनको ये अवार्ड मिला है। एक्ट्रेस तो वो होती है जो कैरेक्टर उसको करना होता है, तो वो सबसे पहले उसका एक एक चीज़ वॉच करती है कि अगर ये तवाइफ है तो इसके कपड़े कैसे होंगे, इसकी चाल ढाल कैसी होगी, इसका स्टाइल बात करने का कैसा होगा। मैंने वो कैरेक्टर स्टडी किया तो मुझे किसी ने नहीं बोला था कि आप क्या करें क्या नहीं। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर ने मेरे कहा कि आप आइए और आप खुद ही देखिए, देख के आप खुद उनमें से निकालिए कैरेक्टर। तो मैं यही करती थी, और अगर मुझे बहुत ही नहीं समझ में आता था तो मैं तब अपने डायरेक्टर से बात करती थी कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। शौकत आज़मी का नज़रिया बहुत वसी है। उन्हें परेशान हाल लोग मुतासिर करते हैं। वो उन लोगों के लिए काम करना चाहती हैं जिनका कोई नहीं है। वो जानती हैं कि अगर हमारा मुआशरा बदल जाए, हमारे मुआशरे में उन लोगों की फ़िक्र हो जो लोग दबे कुचले हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, अगर हमारा मुआशरा उनके बारे में सोचे तो ये ज़िंदगी जन्नतुल निशां बन सकती है। इस ज़िंदगी को एक मानी मिल सकता है, और इसी के लिए वो हमेशा मेहनत करती रहीं। शौकत आज़मी अपने रफ़ीक़े हयात की तरह समाज में बराबरी, गरीबों पर जुल्म सितम और माली तौर पर कमज़ोर लोगों को देखकर परेशान हो जाया करती थीं। मुआशरे में हो रही नाइंसाफियां उन्हें बेचैन कर देती थीं। उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए समाज के मुख्तलिफ मसाइल दुनिया के सामने पेश किए। गर्म हवा उनका ऐसा ही एक शानदार शाहकार है। सलाम बॉम्बे और गर्म हवा के अलावा उन्होंने साथिया, उमराव जान, धूप छांव, जुर्म और सजा, वो मैं नहीं, हीर रांझा और हकीकत जैसी यादगार फिल्मों में अहम रोल अदा किया। एक कामयाब अदाकारा होने के साथ वो एक अच्छी मुसन्निफा भी साबित हुई। उनकी मशहूर किताबों में है कैफी और मैं, और अपनी जिंदगी के तजुर्बात को लेकर लिखी अपनी आप बीती यादों की रहगुज़र। इसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के तमाम वाक़यात और नशेबो फराज को निहायत ही खूबसूरत अंदाज में कलमबंद किया है। कैफी से अपने ताल्लुकात की दास्तान खुशगवार अंदाज में बयान की है। शौकत अपने शौहर कैफी के बारे में कहती हैं कि ऐसा शरीफ और वफादार इंसान कम ही देखने को मिलता है। कैफी ने कभी उन पर अपने गुस्से का इजहार नहीं किया। उस आदमी ने कभी मुझसे तू से बात नहीं की, आप से बात की हमेशा। तो वो तो इतना सलीक़ेमंद और इतना मोहब्बत का और इतना प्यारा आदमी कि मैं तो ऐसे आदमी को मिल गया वो मुझे, और मैं उसके साथ इतनी ज़िंदगी गुजारी। अपने शौहर को खो देने के बाद उन्होंने लिखने में सारी दिलचस्पी खो डाली और यादों की रहगुज़र को अधूरा ही छोड़ दिया। तब अपने दामाद जावेद अख्तर की हिम्मत अफजाई और इसरार पर
उन्होंने इसे पूरा करने की हिम्मत की। जावेद अख्तर के पास गई और मैंने कहा कि मैंने इतना लिख लिया है, आधी किताब मैंने लिख ली, और कैफ़ी जब तक ज़िंदा थे तो मैं आराम से करती थी काम, लेकिन जब वो चले गए तो फिर मेरा जीव बिल्कुल उचाट हो गया। तो मैंने उनसे बोला तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हिम्मत करो और इस किताब को पूरा करो, कंप्लीट करो, मैं आपकी मदद करूँगा। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, किसी पेपर की ज़रूरत होगी, कलम की ज़रूरत होगी, आप मुझसे ले लेना, लेकिन आप इसे कंप्लीट करो। तो फिर मैंने सांस लिया और बड़ी मेहनत से मैंने लिखना शुरू किया, और उसमें जो है हिम्मत दिलाने वाला सिर्फ वही थे, जादू। और तारीफ़ करने लगे मेरी, और उन्होंने कहा कि इतना अच्छा तुम लिख रही हो और इसे पूरा कंप्लीट करो। तब जाके मैंने जान उसमें लगा दी और उसे पूरा कंप्लीट किया, और वो मेरी किताब बहुत मशहूर हुई। शौकत आपा की शख्सियत जो है अकेली शख्सियत नहीं है, ये एक रंग से नहीं बनी है, ये एक मिट्टी से भी नहीं बनी है। इस पे तरह तरह के रंग हैं और इसमें तरह तरह की खुशबुएं हैं। शौकत आज़मी का जमालियाती ज़ौक़ बहुत रचा हुआ है। वो हर चीज में खूबसूरती और उम्दगी का ख्याल रखती हैं। उनके इस्तेमाल की तमाम चीजों से उसकी अक्कासी होती है, और यही शौकत आज़मी की पहचान है। ये घर हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का मुजाहरा है। अब यहाँ देखिए, ये घंटियाँ पता नहीं कहाँ से लेकर आई थी पृथ्वी थिएटर के दौरान। इस घर की हर चीज़ मम्मी ने अपने हाथों से चुनी है और फिर लगाई हैं। ये स्टैचू पता नहीं कब से ये यहाँ रखा हुआ है। ये उड़ीसा की गालिबन चीज़ है। ये देखिए, ये भी खुद ही लेकर आई थी। ये जो है इटली का एक फ्रेस्को है। ये रूसी गुड़िया है, लेकिन दरअसल टीकोजी है। ये भी वहीं से लेकर आई हैं। तो वो जहाँ जहाँ जाती थी अपने साथ कोई ना कोई छोटी चीज़ ज़रूर लेकर आती थी, ख़ास तौर से जब पृथ्वी थिएटर के टूर में जाती थी। ये इनकी एक ख़ासियत थी। इन ईंटों के बीच में आपको जो सीपियाँ नज़र आ रही हैं, ये मम्मी ने कैफ़ी साहब के साथ जाकर जुहू बीच पर ख़ुद चुनी हैं और फिर इनको ईंटों के बीच में जड़ा है। इस बात को गालिबन 60 साल हो गए, लेकिन हमने इसको बिल्कुल वैसे के वैसे ही बरकरार रखा है। तो आप समझिए कि जिस तरह से एक चिड़िया अपने तिनके चुन चुन के लाती है और फिर अपना घोंसला बनाती है, ठीक उसी तरह से शौकत कैफ़ी ने ये खूबसूरत घर 25 जान की कुटीर को बनाया है। बिना किसी मुबालगे के मैं मानती हूँ कि शौकत कैफ़ी एक कंप्लीट वुमन है। वो एक बहुत अच्छी बीवी थी, बेइंतहा अच्छी माँ है, घर बेइंतहा अच्छा रखती हैं, और उसके साथ साथ उनकी अपनी ख़ुद की आइडेंटिटी है, उनकी ख़ुद की पहचान है। वो थिएटर में उन्होंने नाम कमाया, उन्होंने फ़िल्मों में नाम कमाया, मुख्तलिफ़ किस्म के रोल किए, और बहुत सारे सैक्रिफाइसेस जो हम समझते हैं कि उन्होंने सैक्रिफाइसेस किए, उसको वो सैक्रिफाइस समझती ही नहीं है। शी हैज़ टेकन लाइफ एज इट कम्स एंड प्लेड इट टू द हिल्ट। शौकत आपा तो दरअसल एक इंसान नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन है। अकेली भी बैठी हों तो दरअसल एक पूरी महफिल है अपने अंदर। और हम लोग जो उन्हें जानते हैं, हम लोग जो खुशकिस्मती से जिन्होंने उन्हें करीब से देखा है, हमें इस महफिल के लिए बहुत इज्जत भी है और बहुत मोहब्बत भी। नाजरीन, शौकत आज़मी जैसी शख्सियतें रोज़ रोज़ कहाँ मिलती हैं। ये हमारे लिए रहनुमाई का किरदार अदा करती हैं, ये हमारे लिए मिसाल बन जाती है। ऐसे चिराग रोज़ रोज़ नहीं जलते हैं। हमें यकीन है आज शौकत आज़मी को देखने के बाद, उनकी शख्सियत को देखने के बाद आपकी भी समझ में आया होगा कि इस मुल्क की ख़वातीन किस तरीक़े से अपनी परवाज़ को बुलंद करती हैं।